वेलकम बैक रॉकर्स। मूवी की शुरुआत में एक पति कहता है, मैं मेरी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और पता नहीं मुझे उसको मारने का मौका कब मिलेगा। और ये कहते ही उसकी मासूम पत्नी उसको देखती है और यहाँ पर सीन कट करके मूवी का टाइटल गॉन गर्ल डालकर मूवी शुरू होती है। इस मूवी का हीरो है निक और उसकी वाइफ का नाम है एमी। निक एक दिन सुबह कार लेकर बार में जाता है। उस बार को वो और उसकी बहन मार्गो दोनों मिलकर चलाते हैं। वो मार्गो को कोई गेम गिफ्ट करता है और ड्रिंक्स लेते हुए कहता है कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। तब मार्गो उत्सुक होकर उससे पूछती है कि वेडिंग डे के लिए तुम्हें कौन सा गिफ्ट मिला है। और तब निक उसे शादी की पहली सालगिरह से लेकर 4 साल तक एमी ने उसको जो भी गिफ्ट दिए होते हैं उसके बारे में बताता है। तब वो पूछती है तो फिर इस 5वीं एनिवर्सरी पर क्या गिफ्ट है। वो कहता है कि फिलहाल तो पता नहीं, लेकिन एमी ने हुड कहकर एक क्लू दिया है और अब बाकी के क्लूज को पहचानना बाकी है। और तभी उस बार में निक को पड़ोसी का कॉल आता है और फिर वो तुरंत वहां से घर चला जाता है। फिर वो पड़ोसी को शुक्रिया कहकर बाहर बैठी हुई बिल्ली को उठाकर अंदर जाता है। अब दरवाजा क्यों खुला पड़ा है ये सोचते ही वो अंदर जाकर एमी को ढूंढने लगता है, लेकिन एमी से कोई जवाब नहीं आता। तब हॉल में से सोफा और चेयर्स बिखरे पड़े होते हैं और टेबल का शीशा भी टूटकर नीचे गिरा पड़ा होता है। अब ये देखकर वो बिल्कुल चौंक जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है और वो एमी एमी कहकर चिल्लाने लगता है। और उसकी आवाजें सुनकर उसके पड़ोसी को लगता है कि वहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई है और वो पुलिस को कॉल करके वहाँ बुला लेता है। अब कुछ ही देर में पुलिस ऑफिसर बोनी और गिल वहाँ पर पहुंच जाते हैं और निक उन्हें घर में हर एक जगह में ले जाकर दिखाता है। तब बोनी निक से कुछ सवाल करती है और निक उसे कहता है कि हम पहले न्यूयॉर्क जा रहे थे, मेरी माँ को कैंसर हुआ था इसलिए उसकी देखभाल करने के लिए हम 2 साल पहले यहाँ शिफ्ट हुए थे। मेरी माँ अब जीवित नहीं है और मेरे पापा एक वृद्धाश्रम में है। और फिर उस घर में जहाँ जहाँ पर बोनी को शक होता है वहाँ पर वो स्टिकर्स को चिपकाकर मार करती है और किचन में एक जगह पर खून का दाग होता है और उस जगह पर भी वो स्टिकर लगा देती है। फिर वो दोनों के ऑफिस रूम्स को देखते हैं और वहाँ एमी के ऑफिस रूम में उसके फोटोज और उसके लिखे हुए बुक्स को देखते हैं और उन्हें देखकर बोनी बड़ी उत्सुकता से निक से पूछती है, क्या अमेजिंग एमी आपकी वाइफ है? मैंने उसकी काफी बुक्स पढ़ी है और उसकी राइटिंग तो मुझे बहुत ही पसंद है। फिर निक को पुलिस स्टेशन में ले जाकर पूछताछ करते हैं और उसकी वेडिंग रिंग को निकालकर एक एविडेंस के तौर पर रख लेते हैं। फिर वो पूछती है कि क्या एमी के कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन पर आपको शक है। तब निक कहते हैं कि नहीं, इस शहर में एमी के कोई फ्रेंड्स नहीं है और इसके जवाब को वो विश्वास नहीं कर पाती। और बोनी सोचती है कि क्या सच में निक एमी का हस्बैंड है, क्योंकि ये एमी के बारे में कुछ नहीं जानता। और फिर वो पूछती है कि क्या तुमने उसके लापता होने की खबर एमी के पेरेंट्स को दी है। और फिर उसका जवाब होता है नहीं। वो कहती है तो ठीक है, एटलीस्ट अब तो उनको कॉल कर दो। और फिर निक भी उनको फोन लगाकर बता देता है। तभी पुलिस स्टेशन में वो अपने डैड को देखता है और उन लोगों से पूछता है कि आप लोगों ने मेरे डैड को यहाँ पर क्यों बुलाया है, उन्हें इस केस से क्या लेने देना है। और ये कहकर वो उन पर गुस्सा करता है। तब बोनी कहती है कि ठीक है, तुम्हारे डैड को तुम वापस ले जा सकते हो। और वो अंदर गए हैं या नहीं ये बिना देखकर ही वहां से चलकर आ जाता है। और उस रात उसके घर में तलाशी होने वाली होती है, इसलिए वो मार्गो के घर में स्टे करता है। अब उसी समय यहाँ निक के घर में पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। बोनी वहाँ आती है और उसके घर के अंदर जाने से पहले एक प्रेग्नेंट लेडी वहाँ पर आती है जो खुद को एमी की बेस्ट फ्रेंड बताती है और अपना नाम नोली कहकर परिचय देती है। वो कहती है, मुझे एमी के बारे में आपको कुछ जरूरी बातें बतानी है। और ये कहकर बोनी सोचती है कि निक ने तो बताया था कि यहाँ एमी की कोई फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन ये लेडी तो उसकी बेस्ट फ्रेंड बता रही है। लेकिन बोनी उसको कहती है कि मुझे अभी इन्वेस्टिगेशन करनी है, मैं बाद में बात करूंगी। और ये कहकर चली जाती है। फिर पुलिस घर में सभी जगहों की अच्छी से तलाशी करती है। तभी एक ड्रॉर में से एक क्लू मिलता है जिसपे 1 लिखा हुआ एक लेटर मिलता है और बोनी उसको अपने पास रख लेती है। फिर अगले दिन एक प्रेस मीट अरेंज की जाती है। मार्गो और निक उस प्रेस मीट में चले जाते हैं। वहाँ एमी के पेरेंट्स भी आए होते हैं और प्रेस मीट में निक ही सबसे पहले बात करता है। फिर एमी के पेरेंट्स कहते हैं, हमारी बेटी द अमेजिंग एमी लापता है। वो एक सुंदर, दयालु और समझदार लड़की थी और उसे ढूंढने के लिए प्लीज हमारी मदद करो। अगर आप उसको कहीं देखते हैं तो प्लीज हमको इन्फॉर्म करो। और ये कहकर वो फोन नंबर के साथ वेबसाइट पर शेयर करते हैं। अब प्रेस मीट कंप्लीट हो जाती है और एमी के पेरेंट्स, निक और मार्गो सभी लोग मिलकर बातें करते हैं। तभी बोनी एमी के पेरेंट्स से पूछती है, क्या एमी की कोई दुश्मन है। तब वे कहते हैं कि 12 साल पहले देसी कॉलिंस नाम का एक अमीर लड़का उसे चाहता था, लेकिन उनका ब्रेकअप हो गया था और फिर उस लड़के ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन उसको बचा लिया गया था। और उसी तरह 8 साल पहले टोनी नाम का एक लड़का उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन उनका भी ब्रेकअप हो चुका था और फिजिकल हरासमेंट के कारण हमने पुलिस से कंप्लेंट भी की थी। और निक को ये सारी बातें पहली बार पता चल रही होती हैं। फिर बोनी पूछती है कि ये सब तो बहुत साल पुरानी घटनाएं हैं, क्या हाल ही में कोई ऐसी घटना हुई है। और वे कहते हैं, नहीं, हाल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि हमें तो लगता है कि वो बहुत ही खुश है। इन्वेस्टिगेशन समाप्त होते ही सभी निकल जाते हैं और तब बोनी निक को अकेले में बुलाकर क्लू 1 के बारे में पूछती है। और निक कहता है कि ये मेरे वेडिंग डे का गिफ्ट का क्लू है और एमी मुझे हर साल इसी तरह से गिफ्ट देती है। बोनी कहती है कि इसमें एक पहले लिखी हुई है और इसको तुम हल करके बताओ। और निक उसको हल करके जवाब देता है कि ये तो मेरा ऑफिस है। फिर बोनी और निक उस गिफ्ट को ढूंढने के लिए उसके ऑफिस में जाते हैं, लेकिन वहाँ के टेबल पर गिफ्ट के बदले क्लू 2 का लेटर लिखा होता है और निक उसको हल करने की कोशिश करता है
और उसी समय बोनी उसके ऑफिस रूम को चेक करती रहती है और तभी उसको वहाँ एक लड़की की इनर वियर मिलती है और वो निक से पूछती है कि ये किसकी है। तो निक कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और बोनी उसको एक एविडेंस के तौर पर रख लेती है। फिर वो उसको कहती है तो ठीक है, पहली का आंसर तो बता दो। उस पहली का जवाब उसके पापा का घर है, ये जानते हुए भी वो कहता है कि पता नहीं, मैं सोचता हूँ, और वो झूठ कह देता है कि इसका आंसर मुझे नहीं पता। और फिर बोनी आखिरकार कह देती है कि तुम जा सकते हो, लेकिन वो चुपके से उसका पीछा करते हुए चली जाती है। निक वहाँ से निकलकर सीधे अपने पापा के घर जाता है और अंदर जाते ही टेबल में क्लू 3 को देखता है और उसको देखते समय वहाँ बोनी आ जाती है और उसे देखते ही निक क्लू 3 वाले लेटर को छुपा देता है। बोनी उससे पूछती है कि ये किसका घर है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि ये मेरे डैड का घर है और हर हफ्ते मैं यहाँ आता रहता हूँ। फिर बाहर जाकर वो उस तीसरे क्लू को पढ़कर देखता है और उसे हल न कर पाने पर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। फिर अगले दिन एमी को जो भी पहचानते थे उन सभी को एक जगह पर बुलाकर सभी की गतिविधियों को पुलिस वॉच करती है और वहाँ के सभी लोगों के साथ निक एकदम नॉर्मल व्यवहार करता है, जैसे कि उसे एमी के लापता होने का कोई गम ही नहीं है। और उसे ऐसे देखकर पुलिस और एमी के पेरेंट्स को उस पर बहुत ही शक होने लगता है। तब निक बाहर जाकर किसी के साथ फोन पर बात करने की कोशिश करता है। तब एक लड़की आकर उसको अपने साथ एक सेल्फी खींचने को कहती है और वो भी नॉर्मली सेल्फी लेते हुए स्माइल करता है, लेकिन फिर सोचता है कि अरे मैंने तो हंसते हुए पोस्ट दे दिया। फिर वो उस लड़की से उस तस्वीर को डिलीट करने को कहता है, लेकिन वो डिलीट करने से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। फिर वो जहां भी जाता है पुलिस उन जगहों पर जाकर चेक करने लगती है। अब यहाँ न्योली आती है और बोनी से कुछ कहना चाहती है, लेकिन उस सिचुएशन में बोनी उससे बात नहीं कर पाती और यहाँ मार्गो टीवी में एमी की मिसिंग न्यूज को देख रही होती है। और फिर घर में जैसे ही निक आता है तो वो टीवी को ऑफ कर देती है और निक को कहती है कि मुझे सोने जाना है और रूम में चली जाती है। तभी निक के मोबाइल में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा रहता है कि मैं बाहर खड़ी हूँ और तब वो घबराकर कोई शोर किए बिना दरवाजा खोलकर देखता है। वहाँ उसकी स्टूडेंट और गर्लफ्रेंड एंडी रुकी होती है। वो उससे कहता है कि बगल वाले रूम में मार्गो सो रही है, इसलिए बिना किसी आवाज के आराम से आना। तब एंडी कहती है कि तुम्हें 100 बार कॉल कर चुकी हूँ लेकिन तुमने तो कोई जवाब ही नहीं दिया और मैं यहाँ इसीलिए ये देखने के लिए आई हूँ कि कहीं तुम किसी प्रॉब्लम में तो नहीं हो। तुम बस एक बात बता दो कि तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं। तो निक कहता है कि हाँ मैं जरूर तुमसे शादी करूंगा, लेकिन ये सब प्रॉब्लम खत्म होने के बाद। फिर वो उससे पूछता है क्या तुमने हम दोनों के साथ खींची हुई फोटोज को फेसबुक या किसी सोशल मीडिया पे अपलोड तो नहीं किया। इस पर वो जवाब देती है कि नहीं, मैंने कहीं भी शेयर नहीं किया। उसी समय दिखाते हैं कि बोनी और गिल एक गैर कानूनी बिजनेस चलाने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और एमी की फोटोज दिखाकर उन्हें पूछते हैं कि क्या उन्होंने उसको कहीं देखा है। और तब वहाँ का एक आदमी कहता है कि एमी कुछ दिनों पहले यहाँ आई थी और उसने कहा था कि मेरा हस्बैंड मुझे जान से मारने वाला है, इसलिए सेफ्टी के लिए मुझे एक गन चाहिए, और ये कहकर उसने गन खरीद ली थी। और ये सुनकर बोनी चौंक जाती है और वो कंफ्यूज होकर सोचने लगते हैं कि एमी को गन की जरूरत क्यों पड़ी होगी। उस रात निक और एंडी साथ में सोते हैं और फिर सुबह होते ही किसी के देखने से पहले ही वो उसको वहां से भेज देता है और भेजते समय वो उसे कहता है कि हमारी आखिरी मुलाकात है और प्रॉब्लम खत्म होने तक हम अब दोबारा नहीं मिलेंगे। फिर वो मुड़कर देखता है तब मार्गो उसको गुस्से में देख रही होती है। वो उसे कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपा रहे हो, फिर ये सब क्या है और कितने दिनों से सब चल रहा है, कौन है वो लड़की। और इस तरह में टेंशन में आकर वो कई सारे सवाल करने लगती है। तब निक कहता है कि उसका नाम एंडी है और वो मेरी स्टूडेंट है और 1.5 साल से ये सब चल रहा है। मार्गो कहती है कि एमी को लापता हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो, क्या तुमने टीवी में न्यूज देखी है। ये कहकर वो टीवी ऑन करके उसको देखने को कहती है। उसमें निक की एक लड़की के साथ खींची हुई तस्वीर को दिखाकर निक के बारे में अनाप शनाप बोल रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ टैनर बोल्ट नाम का एक लॉयर ही निक को सपोर्ट करते हुए बातें करता है। और ये देखकर निक अपने घर चला जाता है। वहाँ किचन के फ्लोर पर पुलिस ने पाउडर डालकर कोई चीज चेक की होती है और खून के दाग लगने से मार की हुई जगह को कट करके वे ले गए होते हैं। फिर वो फ्रिज में से खाना निकालकर उसमें से बिल्ली को कुछ खाना देता है और वो भी खा लेता है। अब अगले सीन में देखते हैं कि पुलिस इस बात को जान गई है कि निक के किचन की जमीन पर खून बहुत ही गिरा हुआ था और उसको किसने साफ किया था, और वहाँ उसके निशान भी होते हैं और ऊपर लगा हुआ खून और जमीन पर लगा हुआ खून दोनों एक ही है। और ये कहकर वो रिपोर्ट देते हैं। अब उसी रात फिर एक प्रेस मीट को अरेंज करके निक लोगों से बातें करता है और उस मीटिंग में मार्गो, एमी के पेरेंट्स, पुलिस, प्रेस और टाउन के सभी लोग शामिल होते हैं। अब मीटिंग में निक एमी के बारे में भावुक होकर कुछ बातें कह रहा होता है और उसकी गर्लफ्रेंड एंडी भी वहाँ पर होती है और उसकी बातें सुन रही होती है। और मीटिंग के बीच में नियोली भी वहाँ जाती है और निक से पूछती है तुम एमी के बारे में इतनी सारी बातें बता रहे हो, लेकिन ये क्यों नहीं बता रहे हो कि एमी 6 महीने से प्रेग्नेंट थी। और ये सुनते ही सभी लोग चौंक जाते हैं और एंडी को तो सबसे ज्यादा शॉक लगता है। अब यहाँ रहना बहुत ही मुश्किल है समझकर निक जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने लगता है और प्रेस वाले उसका पीछा करते हुए आते रहते हैं। फिर वो जल्दी से अपनी कार में निकल जाता है। अब प्रेस वाले उसके घर के बाहर भीड़ लगाते हुए रहते हैं और उनके बीच में से जाते हुए बोनी और गिल उसके घर में जाकर उससे पूछताछ करते हैं और वो नियोली के साथ एमी की खींची हुई तस्वीरों को दिखाकर उसे पूछते हैं कि तुमने तो कहा था कि एमी की कोई फ्रेंड्स नहीं है, फिर इन सब का क्या मतलब है। लेकिन निक इस पर कोई जवाब नहीं दे पाता। फिर वे पूछते हैं कि तुमने तुम्हारे कार्ड को यूज करके बहुत सारी महंगी गेमिंग प्रोडक्ट्स खरीदी हैं, ये सब किसके लिए है। और इस पर भी निक कहता है कि मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता और मैंने ये सब नहीं खरीदी है। फिर वे कहते हैं तो ठीक है वो सब छोड़ो,
तुमने एमी के नाम पर $1 मिलियन का डेथ इंश्योरेंस खरीदा है, वो किसके लिए? तब निक कहता है कि एमी ने ही इसको खरीदने को कहा था और मेरा इससे कोई भी संबंध नहीं है। तभी बोनी को एक फोन कॉल आता है और वो बात करते हुए आती है। फिर वो कहती है कि एमी प्रेग्नेंट है, ये कंफर्म करने के लिए मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया था। और तब निक गुस्से में ग्लास को नीचे फेंक देता है और उन्हें कहता है कि अब मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मैं अब एक लॉयर के जरिए बात करूंगा और अब आप लोग यहाँ से चले जाओ। और बोनी और गिल वहाँ से फिर चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद मार्गो वहाँ आती है। वो जब घर जाती है तब निक एंडी को फोन में समझाकर उसको दिलासा दे रहा होता है और मार्गो को देखते ही वो फोन में कहता है एमी प्रेग्नेंट नहीं थी क्योंकि उसे फिलहाल बच्चा नहीं चाहिए था, और ये कहकर वो फोन को रख देता है। फिर वो मार्गो से कहता है कि एमी और मैंने बच्चे के मामले में बात करने के लिए ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली थी और उन्होंने एक तारीख देकर हमें वहां बुलाया था और उन्होंने एक अपॉइंटमेंट लेटर भी भेजा था और उस लेटर को मैंने एमी के हाथों दे दिया था, लेकिन अगले दिन उस लेटर को डस्टबिन में देखा मैंने। और ये कहकर वो उस लेटर को मार्गो के पास देता है, लेकिन उस लेटर के साथ एमी के पहले लव देसी कॉलिंग्स के भेजे हुए लेटर्स को भी वो देख लेती है। फिर वो कहती है कि तुम चाहे कुछ भी गलती कर लो, लेकिन एक बहन होने के नाते मैं तुम्हारा साथ देते रहूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे सब कुछ सच बताना पड़ेगा। तो वो कहता है कि कौन सा सच? क्या तुम मेरे मुंह से ये सुनना चाहती हो कि मैंने एमी को मार डाला? क्या तुम भी मुझ पर शक कर रही हो? और इस पर मार्गो बड़े गुस्से में वहां से चली जाती है। और उसके जाने के बाद निक को वो तीसरा क्लू याद आता है। वो बड़ी मेहनत से उस क्लू को हल करता है और फिर उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़ता है। और उसी समय बोनी और गिल निक के पापा के घर की तलाशी कर रहे होते हैं और वहाँ एक आधी जली हुई उनको डायरी मिलती है जो एमी ने लिखी होती है और उसमें एमी का फ्लैशबैक लिखा होता है, जिसमें दिखाते हैं कि 5 साल पहले एमी और निक न्यूयॉर्क में एक पार्टी में मिले थे और उस पार्टी में एमी खुद को एक मशहूर लेखक कहकर अपना परिचय देती है और निक भी खुद को एक मशहूर लेखक कहकर अपना परिचय देता है। और पहली मुलाकात में ही वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करने लगते हैं और एमी के पेरेंट्स भी उनके इस रिलेशन को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और वो मान भी जाते हैं। और फिर आखिरकार दोनों की शादी भी हो जाती है और शादी के बाद खुशी से चलने वाले उनकी जिंदगी में आगे चलते चलते छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होने लगती है और लड़ाई होने के दिन खत्म नहीं होते और ऐसे चलते चलते साल बीत जाते हैं और उनका बुरा वक्त आता है और दोनों की नौकरी चली जाती है। अब न्यूयॉर्क में रहने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं थे और उसी समय निक की मां को कैंसर भी हो जाता है और उनकी देखभाल करने के लिए वो एमी के होम टाउन न्यूयॉर्क को छोड़कर निक के होम टाउन में शिफ्ट हो जाते हैं। अब क्योंकि वहां पर खर्चा भी कम है इसलिए वहां पर जाने का फैसला कर ही लेते हैं। और फिर वहां जाते ही निक अपने माँ पापा और बहन के साथ बड़ी खुशी से रह रहा होता है, लेकिन एमी को वहां पर अकेलापन महसूस होता है और वो उदास रहने लगती है और दोनों के बीच का अंतर बढ़ने लगता है। और फिर एक दिन एमी निक से बच्चे के बारे में बात करने लगती है तो निक उसको कहता है कि अभी बच्चा क्यों चाहिए, कुछ टाइम और बीतने तो फिर देख लेंगे, और इस तरह उसको अवॉइड करके बातें करता रहता है। और उससे एमी बहुत ही परेशान हो जाती है और दोनों के बीच होने वाली छोटी छोटी लड़ाई एक दिन बड़ी हो जाती है और फिर दोनों के बीच में एक बड़ी बहस होने लगती है और निक उसको जोर से धक्का दे देता है और एमी सीढ़ियों से टकराकर नीचे गिर जाती है। और तब एमी ये सोचकर गुस्सा होने लगती है कि ये तो मुझ पर हाथ भी उठाने लग गया है, कहीं ये मुझको मार ना दे। और इसी बात से वो हमेशा डरी भी रहती है और उसी डर के कारण वो ठीक से सो भी नहीं पाती। और निक का टाउन उसको अब अनसेफ लग रहा था, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के घर भी नहीं जा सकती थी और वो ट्राई करती है कि इस बात को खुद ही संभाल लेगी और अपने सेफ्टी के लिए गन खरीदकर वो हमेशा अपने पास रखती थी। अब इन सभी बातों को उस जली हुई डायरी के माध्यम से बोनी समझ लेती है। अब आगे आता है इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एमी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद एमी है। अब ये कैसे मुमकिन है और इसका जवाब हम आपको आगे देंगे। उसे निक के होम टाउन में अकेलापन महसूस होने लगता है और इसलिए वो निक से गुस्सा होकर उससे दूर होने लगती है और पैसों की कमी होने की वजह से उन दोनों में काफी बहस होती है और ये लड़ाई होने से दोनों एक दूसरे से बहुत ही नफरत करने लगते हैं। फिर वो एक दिन निक को उसकी गर्लफ्रेंड एंडी के साथ देख लेती है और वो फिर से एक साइको में बदलने लगती है और फिर वो तय करती है कि वो निक से इसका बदला जरूर लेगी। निक जब घर पर नहीं होता है तो वो प्रेग्नेंट रहने वाली नियोली के साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप बना लेती है और उसके साथ अच्छे संबंध बनाकर वो निक के बारे में काफी उल्टी सीधी बातें कहकर कंप्लेंट करती है कि निक उसको बहुत ही टॉर्चर करता है। और फिर एक दिन वो एक चालाकी वाला काम करती है, वो नियोली को अपने घर बुलाती है और बाथरूम के फ्लश में कुछ खराब कर देती है। फिर वो नियोली को लेमन जूस देकर उसको रेस्टरूम यूज करने को भेजती है और फिर उसके यूरिन सैंपल्स को लेकर कई जगहों पर रख लेती है। अब वो जानती है कि पुलिस इसे इन्वेस्टिगेट करने पर यही सोचेगी कि वो प्रेग्नेंट है और वो बड़ी चालाकी से सही वक्त देखकर निक से डेथ इंश्योरेंस के बारे में बातें करके उन पेपर्स पर उसका साइन ले लेती है और सोफा और चेयर्स को वो खुद नीचे गिरा देती है और चीजें बिखरा कर रख देती है। फिर अपने हाथ पर सुई लगाकर बहुत खून को निकालती है और किचन में गिरा देती है और वो खुद ही उसको साफ भी करती है। फिर कोई रॉड जैसी चीज पर वो अपना खून लगाती है और उसे छिपा कर रख देती है और फिर अलग अलग पेन से वो एक डायरी में अपनी कहानी लिखती है और उसमें वो निक के बारे में बहुत सारी गलत गलत बातें लिखती है और उसको आधा अधूरा जलाकर निक के पापा के घर में छिपा देती है और इस तरह से वो उस घर को एक मर्डर होम जैसा बना देती है।
वो निक को पुलिस के जाल में फंसाने के लिए ये सब कुछ बड़ी चालाकी से कर रही थी। और फिर इसी के साथ साथ वो घर से कुछ पैसे लेकर वहां से कहीं दूर चली जाती है और जाते समय वो सारे पेनों को एक एक करके फेंकते हुए जा रही होती है। वो हेयर कट करके अपना हेयर कलर और आईब्रोज के कलर्स को बदल लेती है ताकि कोई इसको पहचान न ले। और फिर एक छोटे घर को रेंट पर खरीद कर वहां रहने लगती है और खुद का नाम भी बदल लेती है और उस पर कोई शक न करे इसलिए बड़ी सावधानी से होकर अपनी अगली चाल चलती है और सोचती है कि जब तक हाथ में पैसे होंगे तब तक जिंदगी जीकर पैसे खत्म करूंगी और उसके बाद खुदकुशी कर मर जाऊंगी। और इस तरीके से निक को हमेशा के लिए जेल हो जाएगी। और इस तरीके से वो एक प्लान बनाती है और उसको कैलेंडर में मार्क करके रख देती है। अब कोई उसको पहचान न सके इसलिए वो अपने चेहरे को खुद ही घायल कर देती है। अब यहाँ निक तीसरे क्लू को हल करता है और फिर वो ये भी जान लेता है कि हुड नाम का क्लू उसकी बहन मार्को के घर के बाहर होने वाले हुड स्टोर का है। अब दरवाजा खोलते ही वो देखता है कि वहाँ उसके बैंक अकाउंट से खरीदे हुए सारी महंगी चीजें रखी होती हैं और उनके साथ एक गिफ्ट भी रखा होता है। उन सभी को देखकर वो एकदम बिल्कुल ही चौंक जाता है। फिर उस गिफ्ट को लेकर जब वो मार्को के घर जाता है और दोनों मिलकर उसको खोलते हैं, उसमें एक पुलिस और चोर का खिलौना होता है और उसके साथ एक पहली वाला लेटर भी होता है। और उसको हल करने पर उसका जवाब मिलता है कि निक को अब से हमेशा के लिए जेल में ही अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। और ये जानकर मार्को बड़ी हैरान हो जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम इतने सालों से इतनी बड़ी साइको के साथ जी रहे थे। अब निक समझ लेता है कि वो एमी के जाल में बुरी तरह से फंस गया है और इसलिए वो एक लॉयर टैनर बोल्ट से मिलने जाता है जिसने टीवी में एक बार उसको सपोर्ट करते हुए कुछ बातें कही थी और वो भी इस केस को लेने के लिए राजी हो जाता है। और फिर उसके एडवाइस को मानते हुए वो 8 साल पहले के एमी के लेबर टोनी से मिलने जाता है। तब टोनी उसको चौंकाने वाली कई बातें बताता है। वो कहता है कि ये सच है कि मैं उससे एक तरफा प्यार करता था, लेकिन वो कोई साधारण महिला नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी साइको है। वो मुझसे मीठी मीठी बातें करके नाटक करती थी और फिर उसने वहाँ के लोगों को इकट्ठा कर दिया और मुझे फंसा दिया। और वो लोगों से कंप्लेन करती है कि मैंने उसके हाथ बांधे, उसको बड़ा ही टॉर्चर किया और फिर उसके बाद सभी ने मुझको पुलिस में भेज दिया था और उस घटना की वजह से मुझे आज तक कोई नौकरी नहीं मिल रही है। और अब अगर वो तुम्हें मिल भी जाए तो तुम उसके साथ मत रहना और उससे दूर ही तुम्हारे लिए सही होगा। और ये सब सुनकर निक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। और उसके बाद वो फिर पहले लवर से मिलने जाते हैं जिसका नाम डेसी कॉलिंग्स है, लेकिन डेसी कॉलिंग्स उसे अवॉइड करता है। अब यहाँ एमी अपने पड़ोस में रहने वाली ग्रीटा नाम की लड़की के साथ दोस्ती कर लेती है। उसके साथ मिलकर जब वो एक दिन टीवी देखती है तब टीवी में एमी के लापता होने का केस चल रहा होता है और उसमें निक के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं और वो ये सुनकर बड़ी खुश दिखाई दे रही होती है। लेकिन ग्रीटा को ये पता नहीं होता कि ये एमी बैठी हुई है। और फिर वो टीवी में दिखने वाली एमी को देखकर उसको ताना मारते हुए कुछ बातें कहती है। फिर जब वो उठकर अंदर जाती है तब छुपके से एमी उसके जूस में थूक देती है और फिर ग्लास वहीं रख देती है। छी छी। फिर वो ऐसे बैठी रहती है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। और अब एमी की आदत यह हो गई थी कि वो जरा सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसलिए उसकी बदला लेने वाली आदत एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुकी है और वो एक छोटे से कमेंट को भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। टीवी में निक का अपमान होते हुए देखकर वो बहुत ही खुश हो रही होती है। फिर कुछ दिनों बाद वो खुदकुशी करने का मन बदल लेती है। यहाँ टैनर बोल्ट निक से पूछता है कि आप लोग न्यूयॉर्क से अपने टाउन में क्यों शिफ्ट हुए थे। तब निक कहता है कि मेरी माँ को कैंसर था इसलिए उनकी देखभाल करने के लिए हम यहाँ आए थे। इस पर टैनर बोल्ट कहता है कि अगर तुम ये सवाल को इस तरह से जवाब दोगे तो तुम्हें इस केस से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। तुम ऐसा जवाब दो कि मैं और एमी बिना कोई नौकरी के थे और न्यूयॉर्क में रहने के लिए ज्यादा पैसे लगेंगे, ये सोचकर हमने यहाँ आकर रहने का फैसला लिया था। और ये बात सच भी है। तुम सही तरीके से जवाब दोगे तो तुम बच सकते हो। अब कौन से सवाल का किस तरह से जवाब देना है ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और ये कहकर निक को वो ट्रेन करता है। अब यहाँ एमी, ग्रीटा और उसका बॉयफ्रेंड तीनों गोल्फ खेल रहे होते हैं। तब गोल्फ खेलने की खुशी में एमी उछलने लगती है और तब उसके पैसे का पर्स नीचे गिर जाता है और एमी उसको जल्दी से किसी के देखने से पहले उठाकर रख लेती है। लेकिन ग्रीटा उसको देख लेती है पर वो एमी से कुछ नहीं पूछती। फिर अगले दिन सुबह कोई उसका डोर नॉक करता है और एमी घबराकर पूछती है कौन है। और जैसे उसको पता चलता है कि ये ग्रीटा है तो वो दरवाजा खोलती है। फिर ग्रीटा और उसका लवर दोनों मिलकर पूरे घर में ढूंढने लगते हैं और उसके सारे पैसों को लेकर आते हैं। अब एमी जब उनसे कहने लगती है कि मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी, तब ग्रीटा कहती है कि तुम पुलिस के पास नहीं जा सकती क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने कोई अपराध किया है और यहाँ तुम अपने लुक्स को बदल कर रह रही हो और अब जरा सोच समझकर अपनी चाल चलो। ये कहकर वो चले जाते हैं। अब एमी को लगता है कि वो फंस जाएगी और उसे कहाँ जाना है ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता। वो वहां से निकल जाती है और किसी को फोन लगाकर एक रेस्टोरेंट में आने को कहती है। अब निक एक टीवी इंटरव्यू के लिए रेडी होता है और टैनर बोल्ट ने जो भी इसको ट्रेनिंग दी होती है उन्हीं बातों को याद रखता है। अब सभी लोग निक के बारे में गलत बातें कर रहे होते हैं, इसलिए वो इंटरव्यू में सही तरीके से जवाब देता है ताकि वो लोगों के मन को बदल सके। और उसी समय रेस्टोरेंट में दिखाते हैं एमी डेसी कॉलिंग्स से मिलने आती है। वो उसे कहती है कि निक ने मुझे बहुत टॉर्चर किया है और वो मुझे मार डालेगा। ये सोचकर मैं अपने लुक्स को बदलकर फिर रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं कहाँ जाकर रहूं। डेसी कॉलिंग्स को उस पर बहुत ही तरस आता है और वो कहता है कि मेरा एक लेक हाउस है, वहां पर कोई नहीं आता और तुम वहां सुरक्षित रह सकती हो।
तभी टीवी में लाइव न्यूज चल रही होती है। उसमें निक अपनी गर्लफ्रेंड एंडी के साथ रखे हुए संबंध के बारे में भी बताता है और कहता है कि मुझे उसके लिए माफ कर दो। और एमी के पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे मन में अब निक के प्रति कोई आदर नहीं है और ना ही हमें उस पर भरोसा है। और अब उस न्यूज को देसी कॉलिंग्स, टैनर बोल्ट, निक और मार्गो देखते हैं और फिर निक सारी बातें वही कहता है जो टैनर बोल्ट ने उसको सिखाई थी। वो कहता है कि एमी, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, तुम्हारे बिना मैं बहुत ही दुख महसूस कर रहा हूँ, तुम यहाँ जल्दी से वापस आ जाओ। और इस तरह से बड़ी भावुकता से बातें करता है। यहाँ देसी कॉलिंग्स एमी को अपने लेक हाउस में लेकर जाता है। वो उसे कहता है कि इस पूरे घर में सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं और इसलिए अंदर कोई भी आएगा तो हमें पता चल जाएगा और यहाँ तुम घबराए बिना आराम से सो सकती हो। फिर वो घर में कौन कौन सी जगहों पर कैमरा लगे हुए हैं वो सभी उसको बता देता है। वो कहता है कि उसके मोबाइल से भी हम इसको देख सकते हैं। और फिर अगले दिन वो उसके लिए ढेर सारे कपड़े और कॉस्मेटिक्स खरीद कर लेके आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर जीना चाहता हूँ। और इस पर एमी कहती है कि निक ने मुझे काफी टॉर्चर किया है और इस समय बहुत ही दुख वाली परिस्थिति में हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दो। और वो भी उसकी स्थिति समझते हुए उसके लिए मान जाता है। अब निक के दिए हुए उस भावुक इंटरव्यू को एमी देखती है और वो देखकर एमी को निक पर गुस्सा मिट जाता है और यही नहीं, उसको निक के साथ फिर से रहने का मन करता है। और उसी इंटरव्यू को निक और मार्गो देख रहे होते हैं और तब वहाँ पुलिस सर्च वारंट के साथ आती है। और मार्गो के घर के बाहर वाले हुड स्टोर में जब वो उन महंगे गिफ्ट्स को देखते हैं तब मार्गो भी इस केस में मिली हुई है ये सोचकर वो उसको अरेस्ट करके लेके जाते हैं। फिर निक टैनर बोल्ट के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और फिर पुलिस वाले अभी तक मिले हुए सबूतों के बेस पर निक को भी अरेस्ट कर लेते हैं और फिर टैनर बोल्ट उन दोनों को बेल दिलाकर बाहर ले जाता है। अब अगले दिन एमी अच्छे से मेकअप करके देसी कॉलिंग्स के साथ प्यार से बातें करती है और फिर कुछ देर बाद वो कहीं बाहर जाता है और फिर वो यहाँ पर भी एक चाल चलती है और वो इस तरीके से एक्टिंग करती है जैसे कि देसी कॉलिंग्स ने उसको टॉर्चर किया हो और वो सारा कुछ सीसीटीवी पर रिकॉर्ड हो रहा होता है। फिर देसी कॉलिंग्स के वापस लौटते ही वो क्यूटली रेडी होकर उससे प्यार से बातें करके इम्प्रेस करती है, लेकिन उसके प्लान्स को जाने बगैर वो इन सब बातों को सच मानकर सोचने लगता है कि अब आगे मैं खुशियों से भरी जिंदगी जीने वाला हूँ। और वो बड़ी खुशी से उससे बातें करने लगता है और कुछ देर में ही अचानक वो अपने बेड पर चिपके हुए नाइफ से उसकी गर्दन काट देती है और उसका खून एमी पर भी गिर जाता है। फिर वो उसकी खून से लथपथ होकर निक के घर में लौट आती है और उसको देखकर प्रेस वाला निक को घेर लेते हैं और वो नाटक करते हुए निक के पास आती है और उसके पास आते ही वो बेहोश होकर गिर जाती है और निक उसको फिर अपने हाथों में पकड़ लेता है। और फाइनली एमी लौटकर घर आ गई है ये सोचकर सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। फिर वो प्रेस वालों से कहती है कि देसी कॉलिंग्स मुझको बहुत टॉर्चर करता था, इसलिए मैंने अपनी आत्मरक्षा के लिए उसको मार डाला और खुद को उससे बचाकर भागकर यहाँ आई हूँ। और कहती है कि उसके कारण उसका अबॉर्शन भी हो चुका है। अब उसकी ये भावुक बातें सुनकर सभी उस पर तरस खाते हैं। फिर वो उसे पूछते हैं कि तुमने तो कहा था कि उसने हमेशा तुम्हें बांध कर रखा था, फिर तुम्हें चाकू कहाँ से मिला और तुमने गन क्यों खरीदी। इस तरह एक के बाद एक कई सवाल करने लगते हैं। तब वो चालाकी से एक्टिंग करती है और कहती है मुझे चक्कर आ रहा है और उस पर तरस खाकर वो उसको आराम करने को कहते हैं और निक के साथ भेज देते हैं। अब क्योंकि निक एमी के बारे में सभी बातें जान चुका होता है इसलिए वो उसके साथ अकेले में रहने से बहुत ही डर रहा होता है और अंदर जाते ही वो उसे पूछता है कि तुम अब भी नाटक क्यों कर रही हो, एक इंसान को मारकर तुम ऐसे नॉर्मल तरीके से व्यवहार कैसे कर पाती हो। तब एमी उससे कहती है कि टीवी में मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा और मैं चाहती हूँ कि तुम उसी तरह से एक अच्छे हस्बैंड बनकर मेरे साथ रहो और जब तक तुम मेरी पसंद के अनुसार चलोगे तब तक तुम्हें कोई खतरा नहीं है। और ये कहकर वो तेजी से सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाती है और निक को उसके साथ सोने के लिए भी बहुत ही डर लगता है और वो अकेले ही सो जाता है। फिर वो उसे डर डर के जीकर अपना एक दिन निकालता है और ऐसे ही चलते चलते 7 हफ्ते बीत जाते हैं। फिर एक दिन इंटरव्यू के लिए दोनों तैयार होते हैं और तब निक तय करता है कि आज वो सबके सामने कह देगा कि वो एमी के साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। लेकिन इंटरव्यू के लिए निकलने से पहले एमी उसको एक गिफ्ट देती है और वो कहता है कि अब तक दिए हुए गिफ्ट से काफी हैं, आगे मुझे और गिफ्ट्स मत देना। वो कहती नहीं नहीं, तुम्हें इसको खोलकर देखना ही होगा। फिर वो गुस्से से उसको खोलकर देखता है और तब उसमें एमी प्रेग्नेंट है इस बात को इंटरव्यू में कहने के लिए कहा होता है और वो उससे गुस्से में पूछता है कि तुम मुझसे ऐसा क्यों कहवाना चाहती हो। तो वो उसको धमकाते हुए कहती है कि तुम्हारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है, तुम्हें मेरे साथ जीना ही होगा और उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं होता। फिर वो इंटरव्यू में ऐसी बातें करता है जैसे वो एमी से बहुत ही प्यार करता है और उसकी सारी जिंदगी उसके साथ ही गुजारना चाहता है और वो ये भी बोल देता है कि एमी प्रेग्नेंट है और इससे सभी लोग खुश होकर उन्हें विश करते हैं और अब आगे उनका क्या हाल होने वाला है ये सोचकर उनके दिन बीतने लगते हैं। तब वो कहता है कि मैं मेरी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और पता नहीं मुझे इसको मारकर खत्म करने का मौका कब मिलेगा। और ये कहते ही एमी उसको घूरते हुए देखती है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अब इस वीडियो को देखने वाली लेडीज से मेरा सवाल है कि एमी से प्यार करके शादी करने वाले निक को किसी दूसरी औरत के साथ देखकर गुस्से में जो एमी ने किया वो सही था या गलत, और इसी बात को दूसरे कौन से तरीके से संभाला जा सकता था, इसका जवाब हमको जरूर दीजिएगा। और मैं सब